एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, पुलिस का, सीजीएल, सीएचएसएल का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो वहां जीएसटी और टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे और वो सारे क्वेश्चंस हम यहां लगभग कवर अप कर लेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग बादल, शिवम, रमन, जायरा, विकास, एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल लाइव है ये क्लास आप लोगों के लिए। जीएसटी पे रिलेटेड में 50 क्वेश्चन है एंड अदर टैक्स चैप्टर से संबंधित है पॉइंट, तो आप एक एक करके इनका सही आंसर करने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा निकाय, कौन सी बॉडी, संस्था जीएसटी व्यवस्था के तहत कर की दरें तय करती है, यानी कि ये डिसाइड करना कि जीएसटी का रेट क्या होना चाहिए, 5, 10 जो % होगा, कि कौन सी टैक्स कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए, इसका सही आंसर आप क्या कर सकते हो। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा। इसके लिए अलग से एक संस्था बनती है जिसे हम जीएसटी काउंसिल कहते हैं, याद रखें जीएसटी परिषद कहते हैं, ये संस्था ही डिसाइड करती है। ये एक संवैधानिक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया। इसको लोकसभा ने, राज्यसभा ने और अंतिम रूप से राष्ट्रपति ने बनाया है इसे फाइनली, इसलिए एक संवैधानिक संस्था है जीएसटी काउंसिल। नीति आयोग का काम अलग होता है, आप जानते हैं फाइनेंस कमीशन का काम टैक्स का बंटवारा करना है केंद्र और राज्य सरकार में, वो काम अलग होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, आपको बताना है इसमें से वो टैक्स कौन सा है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है। क्योंकि हम जानते हैं जनरली तौर पर हमारे पास 2 तरह की सरकारें और यूपीएससी के लिए क्वेश्चन कराएं। अच्छा भाई तो बिल्कुल देखेंगे, लेकिन हाँ एयरफोर्स वगैरह में ये काम आएंगे, छोटे छोटे सवाल है आप लोगों के लिए। तो देखो जो कंपनी के प्रॉफिट पर लगता है, कंपनी के प्रॉफिट पर वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश से मंगाते हैं, उसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। जो इंडिया में ही सामान बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तो कौन सा केंद्र सरकार नहीं लगाती है, तो वह है एग्रीकल्चर की इनकम पर टैक्स। तो एग्रीकल्चर जो है बेसिक तौर पर याद रखिएगा, ये राज्य सरकार चाहे तो लगा सकती है, केंद्र सरकार का टैक्स नहीं होता। तो एग्रीकल्चर टैक्स जो होता है वो केंद्र सरकार नहीं लगा सकती। अगला पॉइंट कहता है टैक्स हेवन का क्या अर्थ है। तो चलिए बताइए मुझे टैक्स हेवन किसे कहा जाता है। तो हेवन का मतलब होता है बेसिक तौर पर जन्नत यानी कि स्वर्ग, और हेवन यानी टैक्स। एक तरीके से अगर आप खुद को व्यापारी माने तो आपके लिए टैक्स की जन्नत, टैक्स का स्वर्ग क्या हो सकता है, वो जगह, वो ऐसा क्षेत्र जहां पर आप कारोबार भी करें और आपको टैक्स भी ना देना पड़े, तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। कारोबार भी करें और टैक्स भी ना देना पड़े। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं दुनिया के, अगर आप कहेंगे कि सर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पनामा में जाकर या मॉरिशस में जाकर या बहुत छोटे छोटे देशों में जाकर, वो स्विट्जरलैंड में जाकर इस तरीके की क्यों एक्टिविटी करते हैं, क्यों अपना पैसा रखते हैं, क्योंकि वहां पर जो टैक्स होता है वो नहीं लिया जाता या बहुत कम लिया जाता है मामूली तौर पर, और विदेशी लोग उस जगह पर अट्रैक्ट होते हैं हमेशा, उसी को टैक्स हेवन कहा जाता है। तो कुलदीप बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी इसके बाद हमारी 4थी क्लास है ये इकोनॉमिक्स की, और टोटल 6 क्लास में आई थिंक इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट होगी, 6 से 7 क्लास के अंदर। किस महीने में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह हुआ है अब तक। अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी का जो कलेक्शन है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन हर महीने होता है याद रखना, और जो जीएसटी कलेक्शन हर महीने होता है, अब तक सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन जो है वो कब हुआ है ये आपको बताना है। और एक्चुअली 2022 के अंदर अगर मैं बताऊं, अप्रैल 2022 के अंदर आपको याद रखना है लगभग जीएसटी को आए हुए 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 5 साल लगभग 1.68 लाख करोड़, लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए जो हैं, ये कलेक्शन अब तक किसी भी महीने का हाईएस्ट कलेक्शन। तो आज तक की मैं बात कर रहा हूं, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आया था और अब तक 2022 के हम अगस्त महीने में इस समय हैं, और अब तक जितने भी महीने रहे टोटल मिलाकर सबसे ज्यादा अप्रैल 2022 में रहा, 1.68 लाख करोड़ हर महीने आया है। उत्तर प्रदेश का जीएसटी राज्य कोड क्या है आपको बताना है।
यानी हर एक राज्य का जीएसटी कोड होता है। देखो याद रखिए सबसे पहले इस बात को कि जो जीएसटी का नंबर होता है, जिसे आप जीएसटी कोड कह रहे हो या नंबर कह रहे हो आप यहां पर, ये टोटल 15 डिजिट का होता है, टोटल 15 अंकों का होता है। और इस टोटल 15 डिजिट में से पहले वाले 2 डिजिट, फर्स्ट वाले 2 डिजिट, इस नंबर की पहली 2 डिजिट जो होती हैं वो डिपेंड करती है कि उसका राज्य कौन सा है, यानी वो किस राज्य का है। पहले 2 डिजिट या कोड होते हैं वो राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो बस आपको याद रखना है, जिस तरह दिल्ली का 07 है, यूपी का 09 है, या तो 2 चीजें आ सकती हैं कि राज्य कोड कितनी संख्याओं में होगा, 2 संख्याओं में राज्य का, और टोटल मिलाकर जीएसटी का नंबर 15 डिजिट का होगा। चलिए भाई अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? हम जानते हैं कि जो जीएसटी लाई गई हमारे भारत में, ये एक संवैधानिक है, मैंने आपको बताया, और इसे जीएसटी काउंसिल को जो बनाया है वो संविधान के किस आर्टिकल के तहत बनाया गया? तो बिल्कुल, और बिल्कुल कुलदीप भाई इकोनॉमिक्स की चलेगी और करंट जीके की चलेगी, उसके बाद देखेंगे हम बिल्कुल। तो चलिए भाई आर्टिकल 279 ए कहता है, बेसिकली आर्टिकल 279 ए कहता है कि हमारे देश में जीएसटी परिषद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, टाटा यानी टाटा कंपनी अगर विदेश से कोई सामान इंपोर्ट करती है, अगर कोई वस्तु को इंपोर्ट करती है, किसी उत्पाद का आयात करता है, तो उस पर किस प्रकार का कर लगेगा? इनमें वो कौन सा कर है जो लगाया जाएगा अगर हम टाटा या कोई भी कंपनी किसी भी सामान को इंपोर्ट करती है? तो हम जानते हैं कि किसी भी इंपोर्ट करने या एक्सपोर्ट करने पर जो टैक्स लगता है वो कस्टम ड्यूटी लगती है। तो एक्सपोर्ट करना हो या इंपोर्ट, निर्यात करना हो या आयात, दोनों पर कस्टम ड्यूटी ली जाती है। अगला सवाल है, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकार इसे एकत्रित करती है? आपको यह बताना है इसका वो कौन सा कर है जो लगाती केंद्र सरकार है लेकिन एकत्र राज्य सरकार करती। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है सवाल, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, जो इनकम टैक्स है ये केंद्र सरकार ही लेती है और केंद्र सरकार ही इकट्ठा करती है। जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है ये भी केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार इकट्ठा करती है। जो वैट होता है ये राज्य सरकार लगाती थी, जीएसटी से पहले राज्य सरकार लगाती थी और राज्य सरकार ही इकट्ठा करती थी। और स्टैंप ड्यूटी नाम का जो टैक्स होता है ये लगाती केंद्र सरकार है, क्योंकि पूरे भारत में स्टैंप ड्यूटी का सेम रहता है, लेकिन इसका कलेक्शन करती है राज्य की सरकार। तो कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि अगर मान लो अगली बार मैं पूछूं वैट टैक्स के बारे में जो कि बिक्री करने पर लगता है, ये राज्य लगाता है, राज्य ही एकत्रित करता है। अगर बात कॉर्पोरेट की करें तो कॉर्पोरेट केंद्र लगाता है और केंद्र ही इकट्ठा करता है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी का जो टैक्स होता है ये लगाती केंद्र है और इसे एकत्रित करती है राज्य सरकार। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कर उत्पादन के प्रत्येक चरण में लगाया जाता है? वो कौन सा कर है जो हर बार प्रत्येक चरण में लगाया जाता है, यानी जितनी बार उसकी वैल्यू ऐड होगी? वही प्रत्येक चरण का मतलब है फेज वाइज। अगर आप एक प्रोडक्ट एक यूनिट से गुजरेगा, सेकंड फेज में उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम और वैल्यू बढ़ेगी, और जितनी बार वैल्यू बढ़ेगी हम जानते हैं उसे कहते हैं वैट। वैट का मतलब ही होता है सर वैल्यू एडेड टैक्स। लगता था अब नहीं लगता ये, लेकिन हम बात इसी की कर रहे हैं। प्रत्येक चरण में जो लगता था उसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से। और ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है ये 2005 में आया था, और ये किसकी जगह पर आया था? इससे पहले इसे बिक्री कर सेल्स टैक्स कहा जाता था, और उसकी जगह पर अब वैट लगना शुरू हुआ और बाद में फिर जीएसटी आ गया इसकी जगह। तो प्रत्येक चरण की बात होगी तो वैट लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी समिति जीएसटी और कर सुधारों से संबंधित है? तो ये 50 क्वेश्चन है और इतनी नॉलेज है 50 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा लगभग। तो जीएसटी से रिलेटेड कौन सी कमेटी बनी थी जिसने जीएसटी का पूरा फ्रेमवर्क यानी जीएसटी को लाने का कॉन्सेप्ट दिया था? तो हमेशा याद रखेंगे जब बात नरसिम्हन की करते हैं, ये बैंकों में सुधार करने के लिए। राजा चलैया की बात करें, ये भी टैक्स के लिए आई थी, लेकिन सही आंसर है विजय केलकर समिति। इसने किया था किसके लिए? जीएसटी के लिए।
विजय केलकर समिति होगी। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया है, सबसे पहले जीएसटी को इंप्लीमेंट करने वाला दुनिया का जो पहला देश था वो कौन सा था? तो दुनिया का पहला देश कौन सा बना जिसने जीएसटी लागू किया? तो चलिए भाई देखते हैं यहां पर जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो वो देश है फ्रांस। सबसे पहले 1954 के अंदर, 1954 के अंदर फ्रांस ने जीएसटी को लागू कर दिया था। सोने और चांदी पर जीएसटी की दर क्या है आपको बताना है। सोना और चांदी जो है उन पर जो जीएसटी लगता है वो कितना प्रतिशत लगता है? देखिए मिनिमम जीएसटी रेट भारत में 5% है स्लैब वाइज अगर हम बात करें, लेकिन सोना और चांदी जो है वो आपके पास जब आएगा स्पेसिफिक तौर पर तब आप कहोगे 3%। ये स्पेशल केस है इसीलिए सवाल भी स्पेशल है, वरना इसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। सोने और चांदी पर 3%। इनमें कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है? इनमें कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स है? हम जानते हैं इनडायरेक्ट वो जो किसी प्रोडक्ट पे लगता है, किसी वस्तु और सेवा पे लगता है, और डायरेक्ट जो किसी इंसान की इनकम या संपत्ति पर लगता है। तो बेसिक तौर पर आपको पता है। और धूप में चलिए, तो आप कहिए सर इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट होता है, याद रखिए इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट होता है, वेल्थ टैक्स जो होता है ये भी डायरेक्ट होता है, और जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है कंपनी के प्रॉफिट का ये भी डायरेक्ट होता है। लेकिन जो सेल्स टैक्स हुआ करता था ये इनडायरेक्ट था, और इसकी जगह वैट आया और वैट की जगह अब जीएसटी आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है माल और सेवा कर द्वारा कौन सा कर समाप्त कर दिए गए? इनमें कौन से टैक्स जो हैं वो फूड पैकेजिंग वाले पे 5%, दूध पर 5, जीएसटी बिल्कुल इनडायरेक्ट है अभी। तो बताएं माल और सेवा कर द्वारा कौन सा कर समाप्त कर दिया गया इनमें से? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा विकास। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे ऑल। मेरे भाई एक बात बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा इनडायरेक्ट को ही खत्म करेगा या डायरेक्ट को करेगा? क्या कंपनियों ने अपने प्रॉफिट पर टैक्स देना बंद कर दिया? मुझे एक बात बताइए कि डायरेक्ट टैक्स है ये तो जो है, और जो हमारा संपत्ति कर प्रॉपर्टी या वेल्थ टैक्स है ये डायरेक्ट है। और मेरे भाई डायरेक्ट क्यों खत्म होगा? क्या कंपनियों ने अपना प्रॉफिट पर टैक्स देना बंद कर दिया? नहीं करा। क्या मैंने अपना इनकम टैक्स देना बंद कर दिया? नहीं किया। आप करेंगे? नहीं करेंगे। तो अल्टीमेट कहने का मतलब है जो इनडायरेक्ट होगा ना, सिर्फ वैट या वैट रिलेटेड अगर इनडायरेक्ट वाले होते तो शायद आप आंसर सही बना सकते थे, लेकिन सही आंसर सी होगा ना कि डी। ऑल ऑफ अबव ही सबका आंसर आ रहा था मोस्टली। भाई ऐसा ना करे, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़े। किसी भी अंतरराज्यीय खरीद पर लगने वाला कर कौन सा है? इंट्रा स्टेट परचेज पर। ध्यान से समझना बात को। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक ही स्टेट में। वैट क्या? वैट टैक्स का नाम है वैल्यू एडेड टैक्स, जो सेल्स टैक्स आप प्रोडक्ट पे लगता था अब ये जीएसटी में बदल गया। चलिए मेरे भाई बताइए मुझे, इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही राज्य के अंदर। बहुत सुनना ध्यान से, जब एक ही राज्य में होता है उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट। ठीक है, एक ही राज्य के अंदर। और जब दो राज्यों में होता है तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट। तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, सवाल में कंफ्यूज हैं आप लोग। जब इंटर स्टेट होगा दो राज्यों में, यूपी और बिहार, यूपी और बंगाल, तो इंटर स्टेट में लगेगा आईजीएसटी। क्योंकि जब एक से ज्यादा राज्य हो जाते तो क्या बताया मैंने आपको? आईजीएसटी। लेकिन जब एक ही राज्य हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों, क्योंकि आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान देना होगा सवाल में कि इंट्रा स्टेट बोलेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा अगर 18% और 9% और 9% करके लिखा जाएगा। लेकिन अगर इंटर स्टेट बोल देगा यहां पर तो फिर आईजीएसटी हो जाएगा, फिर वो एक साथ लिखा जाएगा पूरा, लेकिन वो बाद में डिवाइड होगा। तब इंट्रा और इंटर फर्क समझ लो। चलिए भाई आगे देखिएगा, जीएसटी दिवस मनाया जाता है कब? जीएसटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? क्योंकि जीएसटी आया था आपका 1 जुलाई 2017 को इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था, पूरे भारत में इंप्लीमेंट हुआ था। उस समय जम्मू कश्मीर में नहीं था, कुछ दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में अलग से हुआ। भारत में पूरे लागू है कश्मीर सहित, लेकिन
शुरुआत में कश्मीर नहीं था, बट फिलहाल हमें याद करना है कि 1 जुलाई जो है, 1 अप्रैल नहीं है, जुलाई है जो, वो जीएसटी डे होगा। अगला सवाल, जीएसटी-एन में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? जीएसटी-एन के अंदर, जीएसटी-एन का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटी-एन का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। एक्चुअल में जो जीएसटी का कलेक्शन है, इसकी जो पूरा इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, एक्चुअल में वो जीएसटी-एन नाम की कंपनी, मतलब पूरा जीएसटी ये लेती है। देखो मैं आपको बताऊं, इसमें जो है 24.5% है केंद्र सरकार, यानी भारत की सरकार जो है 24.5% उसका हिस्सा है, और जो 24.5% है वो हिस्सा है यहां की राज्य की सरकार का। जो केंद्र सरकार है राज्य वाली, उसके अलावा केंद्र का अलग है, राज्य का अलग, और जो बाकी का 51% है वो अदर्स का है। अदर्स का मतलब अन्य है, जिसमें प्राइवेट कंपनियां जैसे आईसीआईसीआई, एलआईसी, एचडीएफसी, इस तरह बाकी का है। और यहां पर याद रखेंगे 24.5% जो है वो केंद्र का है और 24.5 जो है वो राज्य का है। तो कुल मिलाकर 49%। ये क्या कंपनी है? इसका काम है सारा टैक्सेशन कलेक्ट करना, ठीक है। यही इसके पास सारा डिटेल होता है जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटी परिषद द्वारा कितनी सीमा तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की छूट होती है? यानी अगर आपका 1 साल का कारोबार, आपका 1 साल का टोटल टर्नओवर है जो बिजनेस का, ये कितने अमाउंट तक हो तो सरकार आपको जीएसटी नंबर लेने के लिए अनिवार्य यानी बाध्य नहीं कर सकती। तो आपको जो जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन कराना होता है वो 40 लाख रुपए के कारोबार के बाद शुरू होता है। 40 लाख तक आप अनिवार्य नहीं होता, अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है। तो भारत के सामान्य क्षेत्रों में 40 लाख तक है और पहाड़ी राज्यों में ये 20 लाख तक। वहां 20 लाख पर भी बहुत ज्यादा हो जाता है बिजनेस, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लोग भी कम रहते हैं। बट आपको फिलहाल भारत के लोगों की बात करनी तो 40 लाख जो होगा वो सामान्य आंसर रहेगा। चुंगी लगाया जाता और वसूल किया जाता है किसके द्वारा? ऑक्ट्रोई जो है वो किसके द्वारा लगाई और कलेक्ट की जाती है, बताना है आपको। चलिए कमेंट करिए भाई जल्दी से। देखिए भाई, एक्चुअली चुंगी एक प्रकार का कर होता है, आपने देखा होगा। जब किसी भी राज्य में हम लोग एंटर करते हैं, राज्य में, तो उस पर अलग टैक्स होता है हमारा, लेकिन जब किसी शहर में जाते हैं, उस शहर में जाने का हमें अलग टैक्स देना होता है। हर एक शहर में एंटर करने पर वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो वहां की नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम जो भी है उस शहर का, उसके द्वारा टैक्स लगाया जाता है, जिसे ऑक्ट्रोई यानी चुंगी कहते हैं। यानी ये वहां के म्युनिसिपल काउंसिल या कॉर्पोरेशन का है, उसी को हम लोकल बॉडी कहते हैं एक्चुअल में। तो ये वहां की स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। बिल्कुल इमरान भाई पढ़ाया है, और चलिए वहां से ही तैयार किए थे, अच्छी बात है। तो अब नहीं, चलिए हुजैफा अब नहीं लगता क्योंकि अब जीएसटी लगने लगा है। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं भाई इमरान। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं आपको बताना है। जीएसटी परिषद में टोटल, टोल टैक्स अलग होता है। टोल टैक्स तो वो कंपनी का होता है जो रोड बनाती है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्राइवेट कंपनी। तो टोल टैक्स तो रोड पर चलने का है, उसका शहर से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी बार आप शहर में एंटर ही नहीं करते, हाईवे पर चलते, लेकिन टोल तब भी पे करते हैं। देखो जीएसटी की जो परिषद है आपके पास, इसके अंदर कुल 33 सदस्य होते हैं, याद रखना कुल 33 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित। याद रखना अध्यक्ष अलग नहीं होगा, अध्यक्ष को मिलाकर कुल 33 सदस्य होते हैं। और इन 33 सदस्यों में देखो 2 सदस्य केंद्र सरकार की तरफ से होंगे, 2 सदस्य केंद्र की तरफ से होंगे, और बाकी 31 सदस्य जो होंगे वो राज्य और यूटी के होंगे। बात समझना सर, ये राज्य और यूटी के 31 क्यों होंगे? देखो हमारे देश में 28 राज्य हैं और 3 जो है ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर आप कहोगे कि विधानसभा होगी, यानी जहां चुनाव होंगे। तो इसका मतलब ये हमारे पास 28 राज्य है। तो
तो 2800 राज्यों से आ गए एक एक राज्य का एक, और 3 यूटी के आ गए दिल्ली, पुडुचेरी और कश्मीर, क्योंकि इनके अलावा बाकी जगह तो सरकार बनेगी नहीं, और इसलिए 31 लोग ये और 2 केंद्र सरकार के, कुल 33 सदस्य होंगे, और उनमें से एक अध्यक्ष भी होगा। अध्यक्ष हमेशा केंद्र में से बनने वाला व्यक्ति होगा। तो याद रखेंगे 33 सदस्य होते हैं जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार की मतदान शक्ति क्या है, केंद्र सरकार की वोटिंग पावर क्या है? अभी ये बड़ा विवाद चल रहा है इस बात को लेकर, और ये सवाल बड़ा जबरदस्त है। अभी देखो, केंद्र सरकार यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रखती है अपने पास कि यहां पर जो सदस्य होंगे, याद रखना, यहां पर जो केंद्र सरकार होगी, उस अकेली केंद्र सरकार यानी केंद्र सरकार का जो व्यक्ति होगा केंद्र सरकार की तरफ से, वो 33% का उसका हिस्सेदारी होगी, मतदान 33%, और बाकी सभी जो राज्य और यूटी बचे यानी 31 मेंबर बचे, राज्य व यूटी बचे जो, वो 31 लोगों में उनका टोटल जो होगा यानी 66 यानी 67, आप जो भी कहें, यानी 1/3 और 2/3 होता है। लगभग 66-67% हिस्सेदारी ही राज्य सरकार की और 33% केंद्र की। लेकिन सबसे अच्छी बात देखो क्या है इस बात में, मैं बताऊं आपको, अगर यहां पर कोई बिल पास करना हो, समझना बात, अगर कोई बिल पास करना हो इसमें कोई भी बिल, तो वहां चाहिए 3/4 मेजॉरिटी, यानी 3/4 का मतलब होता है 75%। अब जरा देखो ध्यान से, अगर सारे के सारे राज्य एक हो जाएं, पूरे राज्य, चाहे वो बीजेपी वाले हो या कोई से भी राज्य है, वो सारे राज्य एक हो जाएं, तो भी वो कोई कानून पास नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो सारे एक हो गए तो उनका टोटल वोट बनेगा 67% बनेगा, 2/3 बनेगा, सब एक हो जाए तब भी, और चाहिए कम से कम 75%। तो अभी ये बात समझ में आ रही है कि केंद्र के बिना जीएसटी काम कर ही नहीं सकता। वो 33% का ऑनर है केंद्र, और 75% पास करने के लिए चाहिए, उसके बिना पॉसिबल नहीं बनता। तो ये याद रखिएगा कि बिल पास कराने का बहुमत क्या होगा, या सामान्य बहुमत नहीं है कि 50% वाला या 2/3 बहुमत नहीं है इसके अंदर, यहां जो बिल पास करने का बहुमत चाहिए वो चाहिए 3/4। क्लियर हो रही है बात? नया सीखने को मिल रहा है, हमेशा मैं कोशिश करता हूं कुछ बेहतर लेकर आऊं आपके लिए। तो चलिए आगे देखेंगे सर, यहां पर केंद्र का हिस्सेदारी होगी 33% की। जीएसटी नंबर का 14वां अंक क्या होता है? हमेशा आप देखोगे जब भी जीएसटी का नंबर आएगा तो वह जीएसटी के नंबर में हमेशा जो सेकंड लास्ट वाला होगा, हमेशा सेकंड लास्ट यानी 15th से पहले वाला वो हमेशा Z होगा बाय डिफॉल्ट। ये हमेशा Z ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो जीएसटी नंबर में ये Z होता है। अगला सवाल, वर्ष 2020 में, 2020 मत कहो तो 2021 कहो, तो यहां पर थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। 2021 में, वर्ष 2021 में 2021 ठीक लिख देता हूं, कहीं वो समझ ना पाए हमारा भाई टाइप। 2021 में सबसे ज्यादा कलेक्शन कहां से आया होगा? तो सबसे ज्यादा कलेक्शन जीएसटी से। तो 2021 का भी यही आंसर है, 2020 का भी। 2022 अभी शुरू हुआ है, तो 2021 में जीएसटी। कौन सी चीजें जीएसटी के दायरे के बाहर हैं, यानी किन चीजों पर जीएसटी आपका नहीं लगता, ये आपको बताना। यानी सरकार अभी भी पुराने वाले जो टैक्सेस हैं उनको ही लगाती है। तो यहां पर आपको पता है कि अल्कोहल और पेट्रोल डीजल, ये 2 चीजें हैं, शराब और पेट्रोल डीजल, जो अभी भी जीएसटी के दायरे के बाहर हैं, बाकी सब आपकी जीएसटी में आती हैं। तो 1 और 2 मेडिसिन पर जीएसटी लगता है अभी भी। तो पहला और दूसरा आंसर करेक्ट होगा। अगला पॉइंट है, जीएसटी परिषद में एक विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत क्या है? यानी कोई भी बिल आता है अगर, और क्यों नहीं लगते, क्वेश्चन, चलिए भाई बताइए मुझे। तो जीएसटी के विधेयक को पास करने के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया कितना चाहिए सर, 3/4 यानी 75% बहुमत चाहिए, तब वो बिल पास हो पाएगा। अगला सवाल है, कौन सा विभाग है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जिसका काम है टैक्स का, यानी कर संग्रह करना, टैक्स कलेक्शन करना। टैक्स, जितने भी टैक्स हमारे भारत में है, चाहे वो डायरेक्ट वाला हो या इनडायरेक्ट वाला,
हम जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो सीबीडीटी नाम का डिपार्टमेंट करता है, और जो इनडायरेक्ट होते हैं वो सीबीआईसी नाम का डिपार्टमेंट। मैं आगे बताऊंगा अभी इस बारे में, लेकिन अभी आप मुझे बताओ कि वो डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट जो हैं अल्कोहल और जीएसटी पे क्यों नहीं लगते? क्योंकि पुराने टैक्स लगते वो ज्यादा है जीएसटी के मुकाबले। तो राज्य सरकारें नहीं चाहती, और राज्य सरकार नहीं चाहती, और केंद्र ने वादा किया है जब तक राज्य नहीं चाहेंगे तब तक हम आपको नहीं लाएंगे। फिलहाल आपको याद रखना, इसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आते हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं। चलिए भाई, सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी मैंने कहा जितना डायरेक्ट टैक्स है भारत में, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, सारे डायरेक्ट टैक्स जो हैं वो लिए जाते हैं, और उसके लिए सीबीडीटी के लिए हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी? तो सीबीडीटी के अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? तो चलिए भैया बताइए, मुझे पहले ही ज्यादा है तो अभी याद रखेंगे। सर नवीन गुप्ता हो चुके हैं यहां पर। अब पहले संगीता सिंह थी, उससे पहले जेबी मोहापात्रा थे, नितिन गुप्ता होंगे, हाँ माफ कीजिएगा, नितिन गुप्ता होंगे यहां पर। सॉरी भाई, बिल्कुल ठीक आपने कहा, नितिन गुप्ता होंगे, नवीन गुप्ता नहीं, नितिन गुप्ता होंगे, और ये नाम भी करेक्ट कर दिया जाएगा वहां पर, नितिन गुप्ता। चलिए आगे देखिएगा। वस्तु और सेवा कर पर जो जीएसटी लगता है, संगीता सिंह थी लेकिन अब नितिन गुप्ता होंगे, बिल्कुल सही। वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला जीएसटी की दरें क्या हैं? देखो जीएसटी जो लगता है भारत में वो 5% लग से शुरू होता है। 5 होता है, 6 नहीं होता, याद रखना। 5 होता है, 12 होता है, 18 होता है, लेकिन 26 नहीं होता। 5, 12, 18, 28 होता है, 5, 12, 16 नहीं होता। तो 5, 12, 18 और 28 ये 4 श्रेणियों में बांटा गया है भारत के जीएसटी को। यानी कि भारत में जो जीएसटी लगेगा वो इस तरीके से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट पर अलग अलग लगेगा, और उनके अलावा कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है आपके वो अलग हैं। अगर किसी भी अंतरराज्यीय स्टेट परचेज करते हैं, इंटर स्टेट परचेज करते हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उस पर क्या लगता है? हम जानते हैं कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य की बात होगी तो वहां लगेगा आईजीएसटी। तो अलग अलग राज्यों में, ठीक है, आईजीएसटी लगेगा। वो इंट्रा था, ये इंटर है मेरे भाई, ठीक है बादल, वो इंट्रा था, ये इंटर है। कौन सा जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो आप इस बार बताना है आपको, जीएसटी के द्वारा क्या समाप्त कर दिया गया? तो देखो यहां पर एक ही आंसर है, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स तो डायरेक्ट है, लेकिन सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट था जो अब खत्म हो चुका। तो सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया गया। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? यानी जब जीएसटी को लाया जा रहा था तब उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे भाई बादल? तो याद रखेंगे जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर थे अमिताभ बच्चन, मोस्टली के अमिताभ बच्चन होते हैं। और अगला सवाल, सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो इनडायरेक्ट टैक्स लेने वाला डिपार्टमेंट है भारत का वो सीबीआईसी कहलाता है, और मैंने बताया नितिन गुप्ता सीबीडीटी के हैं, और यहां पर विवेक जोहरी का नाम आएगा। विवेक जोहरी का नाम, अनुज प्रसाद बहुत जल्दी आंसर किया, तो विवेक जोहरी होंगे जो सीबीआईसी के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। विदेशी कंपनियों के लाभ पर कितना कॉर्पोरेट टैक्स लगता है? यानी जो भी विदेशी कंपनियां भारत में रहकर कारोबार करती हैं उन्हें भारत से कमाई हुई इनकम का कितना टैक्स देना होता है? अगर कोई भी विदेशी कंपनी आके भारत में काम करे तो उसे अपने प्रॉफिट का 40% टैक्स इंडिया में देना होगा, और इंडिया की ही कंपनियां हैं अगर तो उन्हें 30% टैक्स देना होगा। भारत वालों के लिए 30 है और विदेश वालों के लिए 40। कुछ केस में थोड़े रिबेट मिलती है, भारत में विदेशियों के लिए कोई रिबेट नहीं होती, अपने प्रॉफिट का 40% टैक्स देना होगा। टीडीएस का क्या मतलब होता है? हमारी सैलरी पर, हमेशा सैलरी पर कुछ पैसा कट कर लेती है कंपनी और सरकार को जमा कर देती है टीडीएस के नाम से, जो हम बाद में रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टीडीएस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप मुझे बताओगे? जल्दी से कमेंट करोगे। टीडीएस जनरली सैलरी पर 10% टीडीएस कटता है।
चलिए भाई, टैक्स डिडक्शन एट सर्विस नहीं होता, टैक्स डिडक्टेड, डिडक्टेड होता है भाई, डिडक्टेड एट सोर्स। डिडक्शन भी नहीं होता, डिडक्शन सर्विस भी नहीं होता, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जब आपका सोर्स, जब आप इनकम जनरेट करेंगे उसी समय आपकी इनकम जो है वो कट हो जाएगी। इसे टैक्स डिडक्ट एट सोर्स या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जीएसटी बिल की पुष्टि करने वाला पहला राज्य है, वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले, अमित पाठक, चलिए भाई तो जल्दी से बताएं मुझे, जीएसटी बिल की पुष्टि करने वाला सबसे पहला राज्य जो बना था वो कौन सा था? वो राज्य है असम राज्य। ठीक है भाई, सबसे पहले असम राज्य ने इसे पास किया था। जीएसटी वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर आधारित है। किस चीज के उपभोग पर आधारित है? देखो, यानी ये इस बात पर आधारित है कि जीएसटी जो होगा कि कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस जो है उसका गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन क्या है। यानी मान लीजिए कि कोई जीएसटी लग रहा है बिहार में, या कोई सामान यूज किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, या कोई केरल या कर्नाटक में, तो उसकी डेस्टिनेशन के हिसाब से जीएसटी हमारा डिफाइन होता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने कहा अगर अपने ही राज्य में लगाओगे तो अलग है, दूसरे राज्यों की बात करोगे तो उसका नाम अलग हो जाएगा। तो ये डिविडेंड या ड्यूरेशन के नहीं बल्कि वो कहां इस्तेमाल किया जाएगा उस जगह के हिसाब से आधारित होगा। किस वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी विधेयक प्रस्तावित किया गया? जब जीएसटी विधेयक लाया गया था तब कौन से वित्त मंत्री थे? आपको यह बताना है। जब जीएसटी विधेयक लाया गया 2014 में लाया गया, उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा जीएसटी विधेयक बिल लाया गया था। भारत में जीएसटी लागू किया गया, आप जानते हैं सभी, 1 जुलाई 2017, और इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है। कौन से कर को बदलकर जीएसटी में चेंज किया गया, सॉरी, किस कर को बिक्री कर में बदल दिया गया था? तो याद रखना है रिप्लेस टू, नहीं भाई, कौन से कर को रिप्लेस्ड, विच टैक्स वाज रिप्लेस्ड टू सेल्स टैक्स? किस कर के द्वारा, किस कर को बिक्री कर में, बिक्री कर से बदल दिया गया था? यानी बिक्री कर की जगह कौन सा कर लगा दिया गया था? तो मैंने आपको बताया कि पहले जो चलता था वो सेल्स टैक्स चलता था। पहले जो लगता था सेल्स टैक्स, उसकी जगह नाम बदलकर वैट कर दिया गया। जीएसटीएन क्या है? जीएसटीएन का पूर्ण रूप क्या है भाई? का पूर्ण रूप क्या है? स्टैंड फॉर का मतलब पूर्ण रूप, का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क कहा जाता है इसे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस तारीख को जीएसटी अधिनियम को पास किया गया था? पहले इस सवाल को देखिएगा और मेरी बात समझना। और राष्ट्रपति किस तारीख को जीएसटी पर साइन किए थे इन्होंने? और ये सवाल आपके यूपी के कांस्टेबल एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। तो राष्ट्रपति के द्वारा मैं आपको बताऊं, 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने पहले पास करा था, फिर 8 अगस्त 2016 को लोकसभा ने, 25 जनवरी 2017 का कोई मतलब नहीं है, और 12 अप्रैल 2017 को साइन किए थे राष्ट्रपति ने। तो अगर आपसे पूछता है, और ये यूपी के कांस्टेबल एग्जाम में भी आ चुका था कि 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति ने साइन किए थे। भारत में दोहरा मॉडल जो है बताओ कहां पर है? और चलिए भाई बताइएगा सर, प्रमुख नियुक्ति शायद। जीएसटी का दोहरा मॉडल जो भारत में है वो किस मॉडल पर आधारित है? वो कनाडा के मॉडल पर। तो भारतीय जीएसटी मॉडल कनाडा से लिया गया। जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तु और सेवाओं को वर्गीकृत कैसे किया जाएगा?
यानी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना है। जब कोई बिल हम बनाते हैं, बिल में कभी वस्तु का नाम नहीं लिखते हैं, और बिल को ये देखना हो अगर आपको कि ये किस पे सामान पे कितना है, तो उसका एक कोड होता है जिसे बोलते हैं HSN कोड। हर एक वस्तु का अगर आप देखोगे, अगर आप अपना मान लीजिए कोई भी ऑनलाइन अगर आपने कोर्स परचेज करा, तो वहां भी एक HSN कोड लिखा होगा, जो नंबर होगा 6 से 8 डिजिट का, 6 या 8 डिजिट का। उस नंबर से पता चलता है कि आपने किस चीज का ये जीएसटी दिया है। तो हर एक चीज का एक HSN कोड होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये नाम से होता है HSN कोड, और ये डिफाइन करता है वस्तु के प्रोडक्ट की फीचर क्या होंगी, यानी कौन से प्रोडक्ट की बात है। जीएसटी के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था 2016 में, क्योंकि जीएसटी संवैधानिक है। तो आप मुझे बताओ प्रमुख नृत्य की क्लास, अच्छा नृत्य की क्लास में बिल्कुल लेकर आऊंगा। चलिए भाई बताइए मुझे, संविधान संशोधन जो है ये 101वां संविधान संशोधन जब हुआ 2016 में, तब उसके बाद जीएसटी जो है वो लागू किया गया। वह कर जो वस्तु और सेवाओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता, वो कौन सा कर होगा जिसके कर से वस्तु और सेवाओं के मूल्य पर, यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसे लगाया या नहीं। देखो, ऑक्ट्रोई लगाया जाएगा तो माल पर लगेगा, सामान पर, सेल्स टैक्स लगेगा सामान पर, कस्टम ड्यूटी भी लगेगी सामान पर, लेकिन इनकम टैक्स से कीमत का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स डायरेक्ट है और डायरेक्ट का कीमत से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसके देने या ना देने पर कीमत नहीं बदलती। जो इनडायरेक्ट होते हैं हमेशा कीमत उसी के लिए होती है। अगला सवाल है, जेम्स टोबिन के द्वारा टोबिन टैक्स लगाया गया था किस प्रकार के लेन देन पर। अगर कोई भी इंसान दूसरे देश की करेंसी के साथ लेन देन करता है, डॉलर खरीदता बेचता है, पाउंड खरीदता बेचता है, किसी भी विदेशी मुद्रा का लेन देन करता है, फॉरेन करेंसी का लेन देन करता है, विदेशी मुद्रा का, तो विदेशी मुद्रा के लेन देन पर शेयर मार्केट के लेन देन की तरह टोबिन टैक्स लगता है। सब पर नहीं लगता, प्रॉपर्टी पे नहीं लगता, इंडस्ट्री पे नहीं लगता, सिर्फ विदेशी मुद्रा के लेन देन पर लगता है। MAT मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है? कौन सी कंपनियों पर MAT टैक्स लगता है? याद रखना, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स देखो लगता है अगर कोई कंपनी अपना प्रॉफिट जानबूझकर जीरो बताती है, यानी कोई कंपनी अपने प्रॉफिट को जीरो करके अपने टैक्स को जीरो कर लेती है जनरली, तो ऐसी कंपनियों को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उनसे MAT लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। अगर कंपनी प्रॉफिट जीरो भी कमाएगी तो भी टैक्स देना ही पड़ेगा, और प्रॉफिट कमाएगी तो ऑब्वियस है टैक्स लगेगा। तो जीरो टैक्स कंपनियां जो बनती हैं अपने आप में, उनको भी टैक्स लगता है। नेक्स्ट, क्या IGST के तहत कोई अधिकतम सीमा निर्धारित है? यानी अधिकतम IGST कितना लग सकता है, यह अधिकतम CGST और SGST कितना लग सकता है? देखो मैं आपको बताऊं कि अधिकतम सीमा की बात जो निर्धारित की गई है, वो ये कहा गया है कि भारत में जो GST की अधिकतम दर हो सकती है, GST की अधिकतम दर वो हो सकती है 40%। जो अधिकतम पॉसिबल है, संभावित है, वो कितनी है? 40% पॉसिबल है। और अगर आप कहोगे सर IGST तो क्योंकि पूरा एक साथ लगता है, तो उसकी तो 40% एक साथ हो सकती है। और अगर CGST की बात करें तो जब भी लगेगा तो ये 20, क्योंकि हमेशा आधा CGST होता है और आधा SGST होता है, तो 20-20 आप इसकी मैक्सिमम बना सकते हो। अभी जो है फिलहाल के लिए 28 है IGST, लेकिन ये 14 से बड़े नहीं होते कभी। तो क्योंकि 28 है तो आधा आधा लगता है ये, लेकिन अगर 40 होगा तो फिर आप कहोगे मैक्सिमम पॉसिबल पूछा है, GST की दर तो 40% होगी। IGST पूछेगा तो भी 40, और अगर CG और SG करके पूछेगा तो 20-20। GST परिषद का प्रमुख कौन होगा? GST काउंसिल का हेड कौन होगा? और GST काउंसिल का हेड हमेशा 2 लोग केंद्र के होते हैं, उनमें से एक जो केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा, हमेशा देश का केंद्रीय वित्त मंत्री वो होगा आपके पास। ठीक है, चलिए, तो निर्मला सीतारमन है। लास्ट क्वेश्चन, GST बिल को पारित करने के लिए कौन सा बिल पेश किया गया था? कौन सा बिल पेश किया गया था बताइए GST के लिए? तो क्या होगा यहां पर, GST के लिए जब बिल पेश 2014 में किया गया, तो उस बिल पेश करने का नंबर था 122।
122 नंबर का बिल पेश किया गया, लेकिन इसके पास होने का नंबर 101 था, क्योंकि सारे बिल पास नहीं होते, कुछ पेंडिंग भी रह जाते हैं। तो बिल पेश करने की बात आएगी जब भी तो 122, पास करने की बात आएगी तो 101 नंबर का होगा। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये मैंने पूरे आपको 50 क्वेश्चन कराया, और मुझे लगता है अब अपनी तरफ से मैंने बिल्कुल मैक्सिमम करने की कोशिश की है आपके लिए। और इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो आप इकोनॉमिक प्लानिंग और नीति आयोग के 50 क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, यूपी पीईटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। और उसके अलावा अगर आप भारत की जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी के सवाल है, वो देख सकते हो। साथ में आप बैंकिंग और जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म भारत में हुए हैं, बैंकिंग से संबंधित सवाल जो पिछली बार भी यूपी पीटी में काफी पूछे गए थे, उनसे अगर आप क्वेश्चन करना चाहो तो वो भी मैं क्लास करा चुका हूं। तो ये इकोनॉमिक्स के सेगमेंट की चौथी क्लास है इस 2022 के यूपी पीटी के लिए, और ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए इसे आप सभी लोग लाइक करेंगे ऑब्वियस, अगर आप क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियोस अभी और भी मिलेंगी, क्योंकि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, तो आपके लिए मेहनत लगातार जारी रहेगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।